हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम शुरू करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक यूनिक पोजीशन है। क्यों यूनिक पोजीशन है? क्योंकि अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की या फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स की, तो इन सब चीज़ों में हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इसकी अच्छी होती है, एम्प्लॉयमेंट भी इसमें जनरेट होता है और साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मिलती है। हमारी कंट्री की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सेल्फ रिलायंट है और वो हमारी जो वैल्यू चेन है उसके साथ वो पूरी कंप्लीट है। उसकी जो वैल्यू चेन है वो पूरी की पूरी कंप्लीट है। मतलब कि रॉ मटेरियल से लेकर जो एंड प्रोडक्ट्स बनता है ना, हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो बनता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे इंडिया में अवेलेबल है। तो जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है। तो फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ही आती है सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो एंशिएंट इंडिया में, पुराने ज़माने में 18th सेंचुरी से अगर पहले की थोड़ी बात करें तो उस टाइम पे जो कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस होता था वो हैंड स्पिनिंग के थ्रू प्रोड्यूस होता था या हैंडलूम वेविंग की टेक्निक के थ्रू। तो मतलब कि हम प्रिमिटिव मेथड्स यूज करते थे, हाथों से ही हम हैंड स्पिनिंग का काम करते थे, हैंडलूम वेविंग का जो काम करते थे वो घर पे ही होता था, एक प्रिमिटिव मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम्स आ गई। पावर लूम्स क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, इलेक्ट्रिक लूम्स आ गई। तो उससे क्या हुआ, अब जब पावर लूम्स आई तो उसके बाद जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी ना, हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया जब पावर लूम्स आई। क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो जो मिल मेड कपड़ा इंग्लैंड में बनता था उसके साथ कभी compete कर ही नहीं पाई। अब देखो 18th सेंचुरी की बात करें तो हम जो हमारा इंडिया था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, इंग्लैंड की कॉलोनी थी। तो इंग्लैंड में जो मिल से कपड़ा तैयार होकर आता था वो हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में जो कपड़ा बनता था उसके साथ compete नहीं कर पाता था। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। जो हमारा ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का कपड़ा था ना वो मिल मेड कपड़े के साथ compete नहीं कर पाता था। रीजन बीइंग, अब देखो, एक तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में कपड़ा बनता था वो बहुत ही जो था वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी मिल मेड कपड़े की थी। दूसरा, जो प्रोडक्शन की जो रेट था प्रोडक्शन का वो बहुत कम था एज कम्पेयर टू मिल मेड क्लोथ। क्योंकि जो मिल मेड क्लोथ था मशीनों से बन रहा है तो फटाफट से कपड़ा बन के तैयार हो जाता था। लेकिन अब हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में तो जो तैयार कर रहे हैं कपड़ा उसको टाइम लगता था और टाइम कंज्यूमिंग भी था और उसके साथ साथ उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा थी। तो इसीलिए अब लोग वो चीज़ खरीदेंगे जो सस्ती है। तो मिल मेड जो कपड़ा होता था वो सस्ता होता था, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में बना हुआ कपड़ा महंगा होता था। तो इसीलिए जो लोग थे वो ज़्यादातर मिल मेड कपड़े को प्रेफर करते थे। तो उस टाइम पे हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। हमारी जो पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी वो मुंबई में इस्टेब्लिश हुई थी, 1854 में इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें, अब ये तो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल थी ना, उसके बाद दो वर्ल्ड वॉर्स हुई। कौन कौन सी? एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से लेकर 18 के बीच में, दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई थी 39 से 45 के बीच में, 1939 से 1945 के बीच में। अब ये दो वॉर्स हुई और इसी टाइम के बीच में हमारा जो इंडिया था वो ब्रिटिश की कॉलोनी भी था। तो अब इसीलिए उस टाइम पे क्या थी, उस टाइम पे यूके में कपड़े की काफी डिमांड थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो गई। तो उसके बाद यूके में कपड़े की डिमांड भी थी और वो जो कपड़ा था वो इंडिया से भी बन के जाता था क्योंकि अब इंडिया में भी टेक्सटाइल मिल बन गई थी। तो इंडिया का जो कपड़ा था वो यूके में जाता था तैयार होके। तो उससे क्या हुआ, उससे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, जो इंडिया में इंडस्ट्रीज थी ना उसको बूस्ट किया, उसको डेवलप किया। तो तभी से हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफी डेवलप्ड है। पहले की बात करें अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंस की, तो उस टाइम पे जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट तक ही लिमिटेड थी। जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। महाराष्ट्र और गुजरात में क्या है, यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है, कॉटन की जो कल्टीवेशन है अच्छी खासी होती है। तो उस टाइम पे जो कॉटन इंडस्ट्री होती थी वो इन्हीं रीजन में स्पेसिफिक थी, रीजन स्पेसिफिक थी, महाराष्ट्र गुजरात में। अब हमने पहले देख लिया कि इंडस्ट्री
जो हम सेटअप करते हैं उसकी बेस्ट लोकेशन क्या है। तो जो भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स महाराष्ट्र गुजरात स्टेट पूरी कर रही थी, क्योंकि रॉ मटेरियल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल महाराष्ट्र गुजरात में सफिशिएंट क्वांटिटी में था, क्योंकि ये जो रीजन है ये तो है ही कॉटन ग्रोइंग रीजन, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल तो अच्छा खासा मिलता था, मार्केट यहाँ पे अच्छी थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी अवेलेबल थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों कोस्टल स्टेट्स है, तो इसीलिए यहाँ पे पोर्ट फैसिलिटीज भी अवेलेबल थी। इसके साथ साथ लेबर की बात करें, मॉइस्ट क्लाइमेट की बात करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी खासी मिलती थी। तो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए होते हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल थे। इसके अलावा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसका मेन लिंक किसके साथ है, एग्रीकल्चर के साथ है। तो इसके साथ साथ अब एग्रीकल्चर भी थोड़ा बूस्ट हुआ, एग्रीकल्चर बूस्ट होएगा तो फार्मर्स की लिविंग के लिए जो खर्चा पानी होता है उसके लिए पैसा मिल जाता था। कॉटन ग्रो करते थे और उसी कॉटन को आगे बेच देते थे, रॉ कॉटन को, तो अच्छी खासी जो फार्मर्स थे उनकी भी अर्निंग हो जाती थी। इसके अलावा जो कॉटन बॉल प्लकर्स होते हैं उनको भी कुछ पैसा मिल जाता था, क्योंकि कॉटन का क्या होता है, जैसे ये कॉटन का प्लांट है तो इसके ऊपर क्या होता है कि कॉटन बॉल्स लगते हैं, तो इसके अंदर से कॉटन निकलती है। तो इस कॉटन को प्लग करने के लिए चाहिए होती है लेबर। अब हेक्टेयर्स जो जमीन है उसमें कॉटन की कल्टीवेशन होती थी, तो उसको कॉटन बॉल्स को प्लग करने के लिए बहुत ज्यादा लेबर चाहिए होती थी। तो यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा था कॉटन बॉल्स को प्लग करने के लिए। इसके अलावा गिनिंग का काम होता था, स्पिनिंग का, तो उसमें भी वर्कर्स इंगेज रहते थे। गिनिंग क्या होता है, गिनिंग होता है जब हम कॉटन बॉल को प्लग कर लेते हैं ना, उसमें से कॉटन अलग कर लेते हैं कॉटन बॉल से, तो उससे क्या होता है, वो जो कॉटन होती है ना उस कॉटन के अंदर कॉटन के सीड्स होते हैं, तो उस कॉटन सीड्स को कॉटन से जो अलग करने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं गिनिंग। गिनिंग के बाद होता है स्पिनिंग का प्रोसेस। स्पिनिंग में क्या होता है, स्पिनिंग में जो हमने कॉटन अलग करी है उस कॉटन से हम यार्न बनाते थे, ठीक है। अब गिनिंग में क्या करते थे, सेपरेट करते थे कॉटन को और सीड को। स्पिनिंग में वो जो कॉटन बन के तैयार होती थी उस कॉटन का हम यार्न बनाते थे और उस यार्न को फिर वेविंग करके यार्न का फैब्रिक बनाया जाता था। तो वेविंग के प्रोसेस में फैब्रिक बनता था, स्पिनिंग के प्रोसेस में यार्न बनता था। गिनिंग के प्रोसेस में एक तो कॉटन अलग होती थी और दूसरे सीड्स यहाँ पे अलग हो जाते थे। ये दो काम होते थे गिनिंग में, राइट। तो अब यहाँ पे इसके लिए भी वर्कर्स चाहिए होते थे। ये जो प्रोसेस होते हैं, गिनिंग का हो गया, स्पिनिंग का हो गया, वीविंग का हो गया, डाइंग, फिर उसको कलर करना। पहले क्या होता था, डाइंग के लिए इंडिगो की कल्टीवेशन की जाती थी, उसके बाद सिंथेटिक डाई आ गई तो इंडिगो की कल्टीवेशन बंद हो गई। फिर डिजाइनिंग का काम, पैकिंग का, टेलरिंग का, स्यूइंग का, तो इस सब के लिए क्या चाहिए होती थी, लेबर चाहिए होती थी और लोगों को अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिल जाता था। इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री से, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बाकी की इंडस्ट्रीज की जो डिमांड थी, बाकी की इंडस्ट्रीज जो थी वो भी इसको सपोर्ट करती थी, इसकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे केमिकल इंडस्ट्री हो गई, डाई वाली होगी, पैकिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग वर्क्स वाली जो इंडस्ट्रीज है, तो इनका जो सामान था वो यहाँ पे यूज होता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अब हमारे यहाँ पे जो स्पिनिंग का प्रोसेस था ना वो बहुत ही सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस था। सबसे पहले एक हम वैल्यू एडिशन वाला ये जो चेन है इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें पहले फाइबर प्रोडक्शन होती है। फाइबर प्रोडक्शन से क्या बनता है, रॉ फाइबर तैयार किया जाता है। और ये जो रॉ फाइबर होता है इससे क्या बनता है, इससे इसको हम स्पिनिंग करते हैं, स्पिनिंग से इस क्या तैयार किया जाता है, यार्न तैयार किया जाता है। और इसी यार्न की फिर आगे वेविंग निटिंग होती है। वेविंग निटिंग होने के बाद इससे फैब्रिक तैयार किया जाता है और इस फैब्रिक को फिर डाई करके इसके गारमेंट्स तैयार किए जाते हैं। तो ये एक वैल्यू एडिशन चेन है। और जैसे ये चेन आगे बढ़ती है इसमें वैल्यू ऐड होती है, वैल्यू ऐड होती है, तो इसके साथ साथ इसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रॉ फाइबर जो है ये मार्केट में 10 रुपए की बिकती है तो यार्न जो है ये बिकेगा 20 रुपए का। यार्न 20 का बिकता है तो फैब्रिक आगे 40 का बिकेगा और गारमेंट्स आगे 80 का बिकेगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, आगे आगे हर चेन में जैसे जैसे हम एक स्टेप आगे जाते हैं तो इसमें वैल्यू एडिशन होती है और इसके साथ साथ इसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाती है। अब जो हमारे यहाँ पे इंडिया में स्पिनिंग का काम है ना, स्पिनिंग का काम हमारे यहाँ पे बहुत ही सेंट्रलाइज्ड काम है। मतलब कि यहाँ पे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है ना वो स्पिनिंग का काम करते हैं। उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप कर रखी है स्पिनिंग के लिए। और बेसिकली जो स्पिनिंग का काम होता है ये होता है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो कि स्पिनिंग के काम को बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं।
दूसरी तरफ अगर हम वेविंग की बात करें तो जो वेविंग का काम है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ये इतना सेंट्रलाइज्ड नहीं है। ये क्या है, ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से होता है। अभी भी इसमें ट्रेडिशनल स्किल्स इनकॉर्पोरेटेड है जो वेविंग का काम होता है। आपने सुना ही होगा कि राजस्थानी कुर्ता है बड़ा अच्छा होता है, वो राजस्थानी स्टाइल का ही होता है। उसमें जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो भी काम किया होता है वो राजस्थानी स्टाइल का होता है। इसके अलावा अगर आप किसी और स्टेट में चले जाओगे तो वहां पे हो सकता कोई और डिजाइन का हो। अगर यूपी वगैरह में लखनऊ साइड चले जाओगे तो वहां पे चिकन प्रिंट का बड़ा ज्यादा ट्रेंड है। तो वहां पे क्या है, वहां पे आपको चिकन प्रिंट के कुर्ते मिल जाएंगे। उसमें क्या होता है, उसमें कपड़े के ऊपर ऐसे धागे से वो प्रिंट सा बनाया होता है जिसको बोलते हैं चिकन प्रिंट। तो हमारे यहाँ पे जो वेविंग का काम होता है ना, डिसेंट्रलाइज्ड है। हर स्टेट में अपने अपने हिसाब से वेविंग का काम किया जाता है। अब अलग अलग डिजाइन में किया जाता है, जैसे कॉटन की वेविंग, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी करी जा रही है। तो इंडिया में जो स्पिनिंग का काम होता है ना, जो स्पिनिंग है इंडिया में, स्पिनिंग होती है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन होती है स्पिनिंग में। लेकिन अगर हम वेविंग की बात करें तो वेविंग की जो सप्लाई है वो, उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती। इतनी हाई क्वालिटी की यान यहाँ पे नहीं पाई जाती है जो हमारा इंडिया है। जो वेविंग का काम है, वेविंग का काम हमारे यहाँ पे हैंडलूम से किया जाता है, पावर लूम से, और मिल्स में भी किया जाता है। हैंडस्पन खादी की बात करें तो हैंडस्पन खादी से जो रूरल इंडिया के वेवर्स थे उनको लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट मिलता था अपने घरों में ही। अपने घरों में उन्होंने एक कॉटेज इंडस्ट्री खोल रखी थी जिसमें घर के मेंबर्स ही इन्वॉल्व होते थे। घर के मेंबर्स मिलकर हैंडस्पन खादी बनाते थे और अपना जो खर्चा पानी था वो चलाते थे। इसीलिए हमारे जो गांधी जी थे ना, वो ज़्यादातर स्पिनिंग यार्न और वेविंग खादी को सपोर्ट करते थे, उस पर इम्फेसाइज करते थे कि जो हैंडस्पन खादी है उसको हमारे गांधी जी फेवर कर रहे थे। इससे होता क्या था, इससे जो हमारे रूरल इंडिया के लोग थे ना, उनको अपने घरों में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था और उनको आगे सिटीज में, अर्बन सेंटर्स में जाना नहीं पड़ता था अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हमारा इंडिया जो है वो यार्न को बाकी की कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करता है, जैसे जापान हो गया। इसके अलावा कॉटन गुड्स जो है इंडिया की, वो यूएसए में एक्सपोर्ट करी जाती है, यूके में, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हो गया, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, और इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज में भी हमारी कॉटन गुड्स जाती है। हमारा जो कॉटन यार्न है, कॉटन यार्न में हमारा काफ़ी शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में। जो वर्ल्ड ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड में हमारा कॉटन यार्न में लार्ज शेयर है। अगर हम स्पिनिंग मिल्स की बात करें तो जो हमारी स्पिनिंग मिल्स है वो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव है, और ग्लोबल लेवल पे हमारे जहाँ पे जितने भी फैब्रिक्स प्रोड्यूस करे जाते हैं वो सारे के सारे आगे यूज़ किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वेविंग निटिंग की बात करें तो वेविंग निटिंग का जो काम है वो यहाँ पे इतना अच्छा नहीं होता, हाई क्वालिटी का यार्न नहीं होता। हमारी कंट्री में हाई क्वालिटी का यार्न प्रोड्यूस नहीं किया जाता। हालांकि हमने काफ़ी लार्ज फैक्ट्रीज लगाई है, मॉडर्न फैक्ट्रीज भी लगाई है वेविंग के लिए, लेकिन हमारी ये जो फैक्ट्रीज है ये जो वर्ल्ड लेवल पे compete नहीं कर पाती। हमारी ये जो फैक्ट्रीज है ये इसके बहुत ही फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि गुजरात में अगर कोई वेविंग फैक्ट्री लगी हुई है तो वो वही एरिया की, एक पर्टिकुलर एरिया की रिक्वायरमेंट को ही पूरा करती है। वो ऐसे नहीं है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में compete करे, वो लोकल मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा करती है। तो ये जो मिसमैच हो रहा है ना, ये हमारी इंडस्ट्री में एक मेजर ड्रॉबैक है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे स्पिनर्स ऐसे हैं जो कॉटन यार्न को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बदले में हम गारमेंट, जो बने हुए गारमेंट्स होते हैं उनको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है, हम यार्न को कर रहे हैं एक्सपोर्ट, ठीक है, और दूसरी तरफ हम जो फैब्रिक बन के तैयार हो रहा है, जो गारमेंट बन के तैयार हो रहा है, उस गारमेंट को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या है, इससे नुकसान क्या होता है, यार्न क्या है, यार्न इनिशियल स्टेप है, इनिशियल स्टेज है। यार्न हमारा सस्ता बिकता है और जो फैब्रिक, जो तैयार हुआ मटेरियल होता है, कपड़ा होता है, वो महंगा बिकता है। जैसे कि सपोज यार्न हम 85 रुपीज पर केजी के हिसाब से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बदले में जो एक बना हुआ ट्राउजर है, उस ट्राउजर की कीमत क्या बन जाती है, उस ट्राउजर की कीमत हो जाती है 800 रुपीज
पर केजी। तो 85 पर केजी के हिसाब से हम यार्न को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो ट्राउजर हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो 800 पर केजी का हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हर एक स्टेज पे वैल्यू एडिशन होती है। फाइबर से लेकर यार्न तक वैल्यू एडिशन होती है, फिर यार्न से जो फैब्रिक बनाया जाता है वहां पे वैल्यू एडिशन होती है, और इस फैब्रिक से जो गारमेंट बनता है उस पे भी फिर आगे वैल्यू एडिशन होती है। अगर हम यार्न 85 का बेच रहे हैं तो वही गारमेंट जो है उसी यार्न का बना हुआ वो हम 800 पर केजी के हिसाब से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, राइट। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे कोई फिक्स रेट नहीं है कि 85 का बिकता है, ये एक एग्जाम्पल है। हो सकता है जो हमारा यार्न है वो 200 पर केजी का बिक रहा हो और ट्राउजर 2000 का आ रहा हो, तो ये जो प्राइस है ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही है, जैसे कि हमने जो गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन की प्रोडक्शन तो शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी अभी भी हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। स्टिल वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, अभी भी हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। इसके अलावा हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो फैक्ट्रीज है, वहाँ पे जो पावर सप्लाई है बहुत ही एराटिक है। जो मशीनरीज है, हमारी जो मशीन्स है उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, मॉडर्न मशीन्स लगाने की ज़रूरत है जो कि वेविंग के लिए यूज़ करी जाती है, प्रोसेसिंग सेक्टर में यूज़ करी जाती है मशीनरी, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उसको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, लाइक जो लेबर है, हमारी लेबर की आउटपुट बहुत कम रहती है, और ऊपर से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्टिफ कंपटीशन हम फेस कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज भी आ गई है, और सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री के चलते हुए अब जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री है उसको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है सिंथेटिक इंडस्ट्री के साथ, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे जूट टेक्सटाइल से। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।